जय हिंद। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज आप जिस शख्स को हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं, आप बखूबी इस शख्सियत को आप जानते हैं, कोचाधामन विधानसभा से पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जी। चलिए सबसे पहले विधायक जी यानी कि पूर्व विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे चैनल द असरारुल में। आपका भी असरारुल साहब और आपकी पूरी टीम का जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, कुछ बोलने का मौका दिया। हम सवाल का सिलसिला को इस सवाल के साथ शुरू करेंगे कि जिस तरह से बीते कल एक घटना जो अमलझाड़ी में हुआ, तो वहाँ पर उस पीड़ित परिवारों से जो है मिलने के लिए आप पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कुछ आपको देखने को मिला? जिस तरह से इस घटना के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक साजिश रची जा रही है, तो आखिर आपके वहाँ पर जाने के बाद क्या सच्चाई आपको मिला वहाँ पर? मैं सबसे पहले अमलझाड़ी गांव जो दूधौटी पंचायत ठाकुरगंज, जो मरहूम जुल्फ़कार के घर में गया, उनके परिवार के लोगों, उनके वालिद साहब, उनकी बीवी से भी बातचीत की। उनके परिवार वालों ने बताया कि ये रात को कब गया, खाना खाने के बाद हम लोगों को घर से पता नहीं, और मोबाइल घर में ही छोड़ के गया था। उन लोगों का आरोप है कि ये नशे का आदी था और नशे का कारोबार करता था आदिवासियों के साथ मिलके। ये उन लोगों का आरोप है कि नशा खुद जो है जुल्फ़कार और उनके साथ जो जलाल, ये लोग आदी थे, और नशे का कारोबार भी जो स्मैक, गांजा और जो दारू का होता है अवैध ढंग से कारोबार, खुद उनके वालिद साहब और उनके घर वालों ने ये बताया। तो इसी में उन लोगों का आरोप है कि उसको गैंगवार में ही वहाँ पर बुला करके उन लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। फिर इसी तरह से मैं जो है अमलझाड़ी गांव में जो दूसरे जिनकी हत्या हुई है, मरहूम जलाल साहब के घर पे गए, उनकी पत्नी और गांव वालों से बातचीत की। तो उनकी पत्नी ने बताया कि ये एक 376 के केस का आसामी था, जिस कारण ये घर में नहीं सोता था। रात को 10 बजे ये हर दिन जो है कहीं दूसरे जगह वो रहता था, अपने घर में नहीं सोता था, ये उनकी पत्नी ने बताया। और घटना की रात को भी वो 10 बजे निकला और वो मोबाइल साथ में लेके गया, और दूसरे दिन जो है उनकी लाश मिली। फिर हम लोग जो जहाँ जीरनगाछ पंचायत में जो माटीपुरा गांव है, जहाँ घटना स्थल है, आदिवासी टोला, वहाँ पर भी गए। तो आदिवासी टोला में वहाँ घटना स्थल पर गए, वहाँ लोगों से बात की, कुछ आदिवासी समाज के लोगों से बात की। उन लोगों ने बताया कि एक घर को भी दिखाया जिसमें सिंह खोदा हुआ था और उसको मट्टी उट्टी ढक दिया है। इस घर में ये लोग जो है गृह भेदन, जिसको चोरी करने का प्रयास किया, उसी बीच में करके वो लोग चला गया था। फिर दोबारा आया तो गांव वाले जग गए थे, तो 6 आदमी थे, तो 2 आदमी को पकड़ा गया। तो गांव में ही आदिवासी टोला में एक चबूतरा है, एक छोटा सा आम का पेड़ है, उस पेड़ में लाके दोनों व्यक्तियों को बांध दिया, जुल्फ़कार और जलाल को बांध दिया गया, जहां आदिवासी लोगों का कहना है कि लोगों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। इस संबंध में परिवार के लोगों से भी बात किए, तो वो लोग बोला कि नहीं, हम लोगों को सब लोग डरा दिया, हम लोग इस संबंध में कोई केस दर्ज नहीं किए। इस संबंध में हमारे जो ठाकुरगंज के सर्किल इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष से भी बात हुई। तो उन लोगों ने बताया कि जो हम लोगों ने चौकीदार के बयान पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शे नहीं जाएंगे। और फिर जो मोबाइल के बारे में पता चला, तो ये भी जानकारी प्रशासन तक मैंने शेयर कर दिया है कि ठीक है, वो अगर क्रिमिनल ही थे या गलत धंधा ही कर रहे थे, तो किसी को भी ये कानून ने ये इख्तियार नहीं दे दिया है कि आप किसी की हत्या कर दें। तो मामले की जांच होनी चाहिए। इस संबंध में मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूंगा कि आखिर ये पर्दा उठना चाहिए। जैसे आदिवासी समाज के लोग बोल रहे हैं कि वे चोरी करने आए थे, ये दोनों जो के घर वाले जो बोल रहे हैं कि ये नशे का आदी थे, नशे का कारोबार करते थे, और उसमें आदिवासियों का नाम लिया इन लोगों के साथ,
उसी में ये लोग जो है इन लोगों को बुला के इन लोगों की हत्या कर दी। तो अब सच तो कोई किसी ने तो कोई चश्मदीद तो गवाह है नहीं। घर वाले और गांव वाले भी कुछ ज़्यादा बोलने से जो है डर रहे हैं। तो जितनी मुझे जानकारी मिली फिर मैं जो हम तो बातें बहुत सारी करेंगे। नेता तो आप बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह से जमीनी स्तर से जो काम कर रहे हैं ऐसा नेता आप बहुत कम देखे होंगे। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आने वाला 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए आप हर जगह जा रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? मैं इसको इबादत समझता हूँ। काम को इबादत, कोई मुझे याद करता है तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ और ये समझता हूँ कि इस नाचीज से कुछ अगर उसकी मदद हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए, तो इससे हो सकता है ऊपर वाला मेरा कुछ खैर कर दे। और वो ठीक है, लोग बोलते हैं कि 2024 की तैयारी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल जो है वैशाली में भी एक लड़की का प्रेम प्रसंग के मामले में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा निर्मम जलाकर हत्या कर, हम लोग वहाँ भी गए थे, प्रशासन से भी बात किए और इंसाफ दिलाने के उसको आर्थिक मदद भी किए परिवार लोग। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि कटिहार के सालमारी में एक जो माहे नूर नाम की लड़की का किस तरह से हत्या कर दिया गया। हम लोग वहाँ भी गए, वहाँ के साथियों ने बुलाया, वहाँ भी गए, वहाँ भी हम लोगों से जो मदद हुई हम लोग की। तो आपकी पार्टी जी, एक महीना पूर्व जो है आपकी पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार में सरकार थी। अब आपकी पार्टी एनडीए में नहीं रही, हालांकि महागठबंधन में आने के बाद आपकी सरकार भी बन गई और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि किशनगंज लोकसभा जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है। ऐसे में आपके बारे में अगर कहा जाए कि अगर लोकसभा की ये सीट है और कांग्रेस की ही सीट है तो फिर आप क्या करेंगे? ये तो पार्टी नेतृत्व को तय करना है ना। अब जो पहले कांग्रेस का सीट था, अब जो है उस महागठबंधन में अभी के टाइम में 7 पार्टियां, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, हम पार्टी, कांग्रेस, राजद, जनता दल यूनाइटेड और एक निर्दलीय। तो ये सब पार्टियों को तय करना है कि 2024 का चुनाव जो देश के भविष्य तय करने वाला है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो नैया पार लगा सकता है महागठबंधन का। तो वहाँ के नेताओं को ज़मीनी स्तर पर सर्वे करना चाहिए और जनता जिनको भी पसंद करेगी उनको टिकट देना चाहिए। अगर जनता के मन के मुताबिक नहीं होगा तो जनता जी सही बात है, ये बात तो सच है जी, कोई भी फैसला करने के लिए तैयार है। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों लोग विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज में जो है जाहिदुर रहमान साहब मंत्री थे, एक अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हुए जेएनयू से, लेकिन आप देखे होंगे कि जनता ने एक जो है कुछ अजीब कर दिया। निर्दलीय एक तौसीफ आलम साहब निर्दलीय मुखिया थे, एक निर्दलीय जो है अप्रत्याशित जीत कर दी। तो उस वक्त तो ये समझा जा रहा था कि भाई कांग्रेस का टिकट मिल गया, गठबंधन है, ऐसा है वैसा है, तो नैया पार हो जाएगी। तो क्या आपकी तरफ से कुछ इशारा समझा जाए क्या? नहीं, कोई इशारा नहीं। मेरा ये कहने का है कि जो इतने भी नेता हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं और सीपीआईएमएल के महबूब साहब हैं, और सारे नेताओं को अगर वाकई में अगर 2024 में चाह रहे हैं कि नहीं कोई एक बड़ा चमत्कार हो, तो एक एक सीट पर बैठ करके उसको आकलन करना पड़ेगा कि कौन कैंडिडेट नैया पार कर सकती है। और जिन पे अगर जावेद साहब पर अगर जनता की पसंद जावेद साहब की है तो उनको टिकट मिलना चाहिए, हम लोग भी उसके साथ देंगे। लेकिन जनता पर अगर कोई थोपा जाएगा तो ये तो हम लोगों ने बहुतों जगह देखा है, बहुत बार देखा है, जनता उसको रिएक्ट भी कर सकती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर समझ में आ रही है। पूर्व विधायक जी बार बार इस चीज़ को बता भी रहे हैं कि जनता जिसको पसंद करेगा, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और वाकई में अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए ना तो सबसे पहले ये वही पूर्व विधायक हैं, इनका ही नाम आएगा, इसमें कोई शक नहीं है।
कोई ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि जो अभी वर्तमान के सांसद हैं उनका भी टिकट कट सकता है और पूर्व विधायक जी का नंबर वहां पर लग सकता है। इनके नाम के सामने कांग्रेस पार्टी का टिकट का मुहर लग सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आप लोगों के पास लगातार जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो लोगों का जो प्यार है वो आपको किस तरह से मिल रहा है, खास करके चुनाव 2024 का लोकसभा को लेकर? लोगों का, युवाओं का, जो बड़े बुजुर्गों का इतना प्यार और दुआ मिलता है कि जिससे मुझे और एनर्जी मिलती है और मुझको ऊर्जा मिलती है और मैं भूल जाता हूँ कि मैं खाना खाया हूँ कि भूख भी खत्म हो जाता है, नींद भी खत्म हो जाता है। इतना प्यार आपको मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है। और मैं कोई पद के लिए काम नहीं करता हूँ। जो आदमी इतना काम करके 36,000 वोट से चुनाव हार जाता, तो मैं जानता हूँ काम करके वोट नहीं भी मिल सकता, क्योंकि धार्मिक मुद्दों को लोग जिस तरह से हमारे देश में ध्रुवीकरण करके जो है वोट लेने का काम, उसमें विकास जो है पीछे हट जाता है। तो मेरा वो मकसद नहीं है। मैं काम को इबादत समझता हूँ और यही लिए कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं चुनाव हारा उसी दिन से फिर मैं जनता के बीच में हूँ कि जब मुझे जनता ने 2 बार मौका दिया, 6 साल 4 महीना, मैंने ये करके दिखा दिया कि एक विधायक क्या कर सकता है। और अब मैं ये दिखा रहा हूँ कि विधायक नहीं रह करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर आपको जनता के लिए सही माने में प्यार है, उससे हमदर्दी है। यही वजह है कि आपके नाम के सामने 4G लगा दिया करते थे लोग, क्योंकि आपका काम ही आपके क्षेत्र में बोल रहा था। जिस तरह से अभी आप भले ही पूरे किशनगंज लोकसभा सीट के लिए नहीं हैं, आप उस समय एक विधानसभा कोचाधामन क्षेत्र से ही लड़ा करते थे और आप जीता भी करते थे। लेकिन अभी जिस तरह से आपका जो है चलने का देखा जा रहा है, लोगों से आप मिल रहे हैं और जो है लोगों के खास करके सुख दुख में वो विधानसभा का जो विधायक है वो नहीं पहुंच पाता है और आप दूसरे विधानसभा से आकर आप खुद पहुंच जाते हैं। ऐसे में तो वो उम्मीदें, वो आस लोगों का बन ही रहा है। तो जो है ऐसे में जाते जाते लास्ट में आपसे अंतिम सवाल है, किशनगंज लोकसभा के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा सभी किशनगंज लोकसभा के सभी जितने भी बूढ़े बुजुर्ग युवा साथी हैं, चाहे किसी जाति धर्म से हैं, कोई भी सांसद होता है, विधायक होता है या कोई भी जनप्रतिनिधि, वो लोगों के सुख दुख में काम आने के लिए, विकास के लिए होता है। इसलिए लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर कि कौन इलाके का विकास कर सकता है, उसके लिए वोट करना चाहिए, यही मैं अपील करता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ कोचाधामन विधानसभा से पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जी। जाते जाते सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और फिर हमारे स्टूडियो में आकर हमसे बात करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया असरारुल साहब जी, आपके प्यार मोहब्बत का, कि आप मुझे यहाँ बुलाए और मुझे जो आप चंद सवालात किए उसका जवाब देने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द मास्टर मुजाहिद साहब से ही एक अगले नए एपिसोड लेकर। तब तक जय हिंद।